हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। और आपने 5th चैप्टर तक ऑलरेडी मेरी सारी वीडियोस देख चुकी होंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें समझने के लिए इतना सारा है, बहुत सारा थ्योरी भी बहुत सारी है, याद रखने के लिए भी बहुत सारा है, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स, ये आपका बिल्कुल आगे तक चैप्टर चलेगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शायद इनमें से कुछ तो आपको पहले भी आती ही होंगी, डैम श्योर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, पहले खुद सोचिए क्या होती है लाइन सेगमेंट। हमें पता है इट इज अ पार्ट ऑफ। थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, बिना थ्योरी के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा है, टर्म्स नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। यही होती है हमारी लाइन सेगमेंट। कहना क्या चाह रहा है ये देखिए, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब इसे समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है हमारे पास ये लैंग्वेज में। देखिए जरा, पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको पता होगा जिसके दोनों एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसका मतलब एरो लगाया है तो ये इस तरफ कितनी भी एक्सपेंड की जा सकती है, ठीक है। इस तरफ भी एरो है, इसका मतलब ये इधर भी एंडलेसली एक्सपेंड की जा सकती है, तो इसे हम बोलते हैं लाइन। और क्या कहा, पार्ट ऑफ अ लाइन। इस लाइन का एक पार्ट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। एंड पॉइंट्स मान लो मैंने एक ए पॉइंट ले लिया, एक ये बी पॉइंट ले लिया, तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है दैट इज ए बी। लाइन सेगमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक लाइन का कुछ पार्ट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो ये हमारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी और वो भी समझ में आई होंगी। चलिए जी, आगे देखते हैं रे। अब रे क्या होती है हमारे पास, हाउ मेनी ऑफ यू नोज व्हाट इज रे। देखिए जरा, लिखते हैं इसके बारे में भी पहले। रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी क्या होती है, एक लाइन का पार्ट है, बट क्या होता है यहाँ पे, ऊपर हमारे पास क्या आते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, विद 1 एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। इज कॉल्ड रे, लिख लीजिएगा यहाँ, इज कॉल्ड रे, ठीक है। वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है। चलिए जी, देखते हैं अब रे क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, ये हमारी क्या है, लाइन है। चलिए जी, बना दी। अब हमने कहा इसका एक एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास पी और क्यू लाइन है जो आगे भी एक्सपेंड होती जा रही है, तो इसमें अगर हमने कहा ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज ए, ठीक है, ये एक एंड पॉइंट हो गया हमारा। तो यहां पर कौन कौन सी रे बनेगी, एक तो देखिए ए से लेकर क्यू तक, तो ए क्यू एक एंड पॉइंट है और आगे हमारे पास एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। एक ये रे हो गई। दूसरी रे ए से पी भी तो जा सकती है। दूसरी रे क्या हो सकती है हमारी, ए से पी, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी अपनी पुरानी बुक्स में या फिर पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। यहाँ सिर्फ हमें इनका रिवाइज करना है, ठीक है जी। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी, लाइन सेगमेंट और रे क्या होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑल पॉइंट्स, या तो सारे के सारे पॉइंट्स की बात करें हम लोग, या फिर सिर्फ किसकी बात करते हैं, और इफ मिनिमम की बात कर रहे हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है। कहां लाई करेंगे, लाइज, यहां देखिए ऑल पॉइंट्स और इफ 3 पॉइंट्स कहां लाई करते हैं, अगर हमारे सेम लाइन पे, ऑन सेम लाइन, इज कॉल्ड, या फिर यहां लिखिए आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसे समझते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि देखिए जरा, 1 पॉइंट 2 3, तीनों के तीनों से अगर हम एक लाइन क्रॉस करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। दिस इज नोन एज ए बी सी। ये हमारे कैसे पॉइंट्स हैं,
तो हमारे पास ए बी सी कैसे पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे स्टे कर रहे हैं या फिर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। हो सकता है पॉइंट्स हमारे इस तरीके से हों। ठीक है, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो देखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर है, सेम लाइन पर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये पी क्यू आर तीनों के तीनों कैसे हो गए, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से भी हो सकता है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों पॉइंट से लाइन क्रॉस करें तो क्या थर्ड पॉइंट भी यहां लाई कर रहा है? तो इट मीन्स अगर हम इसे नाम देते हैं डी ई एफ, तो हम क्या लिखेंगे, डी ई एफ आर कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे, ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। वो पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। इसलिए डी ई एफ कैसा हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों को आप पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते। ठीक है, 3 टर्म्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और लाइक शेयर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए जी अब आगे पढ़ते हैं। दैट इज एंगल, आर्म एंड वर्टेक्स। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। एंगल क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए एंगल कैसे हमें पता चलेगा। एंगल फॉर्म्ड बाय, किस वजह से बनता है, टू रेज ओरिजिनेट्स सेम पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 2 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी तो वो एंगल फॉर्म करेंगी। जैसे देखते हैं, यहां पर ये चीज थी हमारे पास, एक हमने ये एरो बना दी, दूसरी यहीं से ये एक और एरो बना दी। ठीक है, तो इन दोनों एरो के बीच में जो हमारे पास ये एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल। ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एंगल का सिंबल भी होता है। ये भी अभी आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल क्या होता है एंगल का, ये टिल्टेड एल टाइप का होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, एल तो हम लोग सीधा बनाते हैं, बस जो एल की स्ट्रेट लाइन है इसे थोड़ा सा टिल्टेड करना आप लोगों को। ठीक है, ये वाली चीज नहीं होती है। इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, आर्म्स क्या होती हैं, जिन 2 रेज की मिलने की वजह से हमारे पास एंगल फॉर्म्ड हुआ है, इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, यहां से ऐसे लेके चलते हैं, ये और ये इसकी क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं। वर्टेक्स क्या होगी, जहां पर ये दोनों एरो एंड पॉइंट के साथ मीट करती हैं, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए जरा, एक जरूरी नहीं है कि एंगल इनसाइड ही बने। मान लीजिए हमने इस तरीके से और ऐसे एंगल बनाया। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल में। ठीक है, अब देखिए जरा, ये एक एरो थी हमारी, या फिर हम कहें क्या, मैथ्स की लैंग्वेज में रे है। ये 2 रेज है हमारी, दोनों का एंड पॉइंट यही है। ठीक है, क्योंकि यहां से तो एक्सपेंड हो रही है, यहां से भी एक्सपेंड हो रही है। जहां पर दोनों का एंड पॉइंट मीट होता है, इस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, और इन दोनों की वजह से देखिए आउटर में भी एंगल बन सकता है और इनसाइड भी बन सकता है और आउटर भी बन सकता है। यही दोनों चीजें क्या कहलाते हैं, एंगल कहलाते हैं हमारे। ठीक है, और जो 2 रेज होती हैं इन्हें हम आर्म्स बोलते हैं। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी लेंदी जाएगी क्योंकि इसमें थ्योरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा है समझने के लिए। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कुछ आपके पुराने भी और कुछ अभी न्यू भी ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंगल। कितने तरीके के एंगल, आधे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं है उन्हें अभी पता चल जाएगा। देखिए जरा क्या कहा है हमसे। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारे पास, जिसमें एंगल कितना हो, एंगल अगर 0 डिग्री से लेकर किसके बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, अगर 0 से लेकर 90 के बीच में है, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे अभी बना देते हैं, चलो जी, एंगल बनाना भी आना चाहिए हमें, डायग्राम भी आना चाहिए इसका, इस तरीके से। ठीक है,
ये हमारा जो एंगल कहलाएगा दैट इज, मान लीजिए एक्स एंगल है, इस एंगल का नाम हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स एंगल है, अगर ये 90 से छोटा है, इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 90 से छोटा, मतलब 59, 89, या फिर हम कह सकते हैं 70, 30, 40, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ा किससे होना चाहिए, 0 से बड़ा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, कितना भी हो सकता है, ठीक है जी। अब देखिए जरा, एक्स अगर एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हुआ, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए जरा और कौन कौन से एंगल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं, आई थिंक वीडियो ब्लर हो गई है, नहीं ठीक है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से यहां हमने एक एंगल बनाया। राइट एंगल एंगल क्या होता है, अब ये बताइए, एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, इसका नाम क्या रख देते हैं, वाई रख दिया हमने इसका नाम, ठीक है। अगर हमारा वाई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एंगल कैसा कहलाएगा, राइट एंगल, ठीक है। ना तो 90 से 1 डिग्री कम, ना 90 से 1 डिग्री ज्यादा, बिल्कुल इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो ही हमारा क्या बनता है, राइट एंगल बनता है, ठीक है जी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होते हैं, देखिए हम पढ़ चुके हैं अभी तक, कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। इस एंगल को मैंने नाम दिया, मान लीजिए हमारी वर्टेक्स है और इसे मैंने नाम दिया Z। तो Z हमारा कैसा एंगल होगा, ये छोटा होगा 180 डिग्री से, ठीक है। 180 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बड़ा किससे होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे 91 हो और यहां पर चाहे 179 हो, तो भी एंगल क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और ये इसका डायग्राम देखिए जरा, ये हमें पता है 90 डिग्री होता तो एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती, ठीक है। इसलिए 90 से आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाकर देखिए, अगर 90 से इस तरफ है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, और इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में एंगल है तो हमारा एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। जल्दी, आई होप मैं आपको जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ और समझ में भी आ रहा होगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना जाए और इजीली समझ सके आप लोग। स्ट्रेट लाइन देखिए क्या होती है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक इस तरीके से और जब एक इस तरीके से एरो मिल जाएगी तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये एंगल क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए ये एंगल W है, तो जो हमारे स्ट्रेट लाइन एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म्स अच्छे से समझिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जरूरी नहीं है इसी तरीके से बने, हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो, यहां पर जो हमारे पास पॉइंट होगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, यहां पर जो एंगल बन रहा होगा ये भी हमारा कैसा होगा, 180 डिग्री। तो आपको समझ में आया कि स्ट्रेट एंगल होता क्या है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारा, ये एंगल देखिए जरा, मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो कहेंगे मैम ये तो बिल्कुल ऑब्ट्यूज एंगल की तरह है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। साथ के साथ पेंसिल, नोटबुक, पेन लेकर सब बैठिए और नोट्स बनाते चलिए अभी से, तभी आप बार बार उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो पाएंगे, वरना लाइंस और एंगल्स के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। ये देखिए जरा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स अगर हम इस एंगल की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि जो इनर वाला एंगल होगा इसे तो हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक है। अगर मैं इस बाहर वाले एंगल की बात करूं, मान लीजिए इस एंगल का नाम मैंने दे दिया x, ठीक है। तो हमारे पास x क्या होगा, x एंगल होगा जो 360 से तो छोटा है, लेकिन बड़ा किससे होगा, 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 360 से छोटे और 180 से बड़े। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल। आप देखिए जरा, साथ के साथ ऐसे एज इट इज नोट्स बनाते चलिए तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनके बारे में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे, चलिए जरा देखते हैं। ये ऐसे एंगल्स होते हैं हमारे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक एंगल से काम नहीं चलता है। जैसे अभी तक हमने जितने पढ़े सब में एक ही एंगल आ रहा था, ठीक है। ये क्या होते हैं, टू एंगल्स पर काम करते हैं। दो ऐसे एंगल हुज सम, जिनका सम, हुज सम किसके इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल टू 90। अकेला 90 नहीं होगा, ठीक है। अकेला 90 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, राइट एंगल, ठीक है। लेकिन अगर दो एंगल का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो ऐसे एंगल को कैसा कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने बनाया कुछ इस तरीके से, ये हमारा x है, ठीक है। और ये वाला एंगल देखिए जरा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, x एंगल है। और इस रे के बीच में y एंगल बन रहा है। अगर हम कहें कि x एंगल प्लस y एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स ऐसे दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलिए जी, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए जरा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ये भी यही होते हैं, बस क्या हो जाएगा, टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स हुज सम, जिनका सम मतलब जिन दो एंगल को प्लस करने पर हमें कितना मिले, 180 डिग्री मिले, ऐसे एंगल्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वर्टेक्स, ठीक है, इसे हमने O ले लिया। अब हमने कहा कि ये वाला जो एंगल है इसे हमने Z लेट किया है, और जो ये वाला एंगल है जो इस वाली आर्म और इस वाली आर्म के बीच में बना है, दैट इज Y। तो अगर हम कहें Y प्लस Z, दो एंगल को प्लस करने पर हमें 180 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब ऐसे एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों का सम 90 के इक्वल आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो दोनों सम 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ और भी एंगल्स हैं जिन्हें हमें समझना है, चलिए फटाफट समझते हैं। देखिए जरा, नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अब देखिए एडजेसेंट नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब होता है बगल में, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये कोई एंगल है, एक कंप्लीट एंगल है जिसकी वर्टेक्स ये है। अगर इन दोनों के बीच में मैं क्या कर दूं, इन दोनों आर्म्स के बीच में एक कॉमन आर्म बना दूं, ठीक है, जो क्या होगी, एक यहां से और इस आर्म, इन दोनों के बीच में एक एंगल, ठीक है। मान लीजिए एंगल Y है, और इस वाली आर्म के बीच में और इस वाली आर्म के बीच में एक एंगल, ये हमारे पास कितना हो गया, X हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब एडजेसेंट, एक दूसरे के बगल में है। बगल में क्या कैसे पता चलेगा, एक तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। अगर एडजेसेंट एंगल है तो क्या क्या कंडीशन होती है, एक तो कॉमन वर्टेक्स हो उनकी, ठीक है। अगर कॉमन वर्टेक्स है, दूसरा हमारे पास कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है जी। एक तो ये हो गई हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, जो नॉट कॉमन आर्म्स है, दैट इज ये वाली लाइन, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो ये OC और OA दिख रही है, ये नॉन कॉमन है, क्योंकि कॉमन क्या हुई, कॉमन तो सिर्फ OB है, ठीक है जी। तो अगर कॉमन OB है, इसका मतलब ये Y एंगल में भी आएगी, और जब हम एंगल X बनाएंगे तब भी OB आएगी, ठीक है, OB दोनों में आएगी, तो इसे हम कॉमन आर्म कहते हैं। अगर ये कंडीशन हमारे पास बने तो ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है, ठीक है। यही हमारे क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल है। अब आगे देखिए जरा, जैसे और भी एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हमने मान लिया कि कुछ इस तरीके से एंगल है, ठीक है, और एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, इनको नाम दे देते हैं O। आई थिंक फोकस बिगड़ गया इसका, ठीक है, O, A, B, C और D। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए जरा, एक ये एंगल है, इस एंगल के एडजेसेंट में कौन सा एंगल होगा, ये एंगल X है, तो X के एडजेसेंट में कौन होगा, दिस वन, Y एंगल होगा। X के एडजेसेंट में ये Z एंगल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इससे काफी दूर है। X और Z में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक वर्टेक्स कॉमन है, जबकि हमें पता है वर्टेक्स के साथ साथ आर्म भी कॉमन होनी चाहिए,
ठीक है। जबकि एक्स और वाई एंगल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ओ बी कॉमन आएगा और ओ वर्टेक्स कॉमन आएगा, इसलिए एक्स और वाई कैसे हुए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। इन टर्म्स को अच्छे से समझिए क्योंकि इनके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और नोट्स अभी से बना के चलिए और अच्छे तरीके से इसी तरीके से बनाइए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए जरा, एक्स और जेड कैसे होंगे, नॉन एडजेसेंट, क्योंकि एक्स और जेड में वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर हम वाई जेड को देखें तो वाई जेड बताइए कैसे होंगे। देखिए वाई और जेड एंगल में ओ कॉमन है और कौन सी आर्म आएगी, ओ सी कॉमन है, क्योंकि वाई कैसे बनेगा, ओ बी और ओ सी की हेल्प से। जेड कैसे बनेगा, ओ डी और ओ सी की हेल्प से। तो ओ सी कॉमन आ गई, इसका मतलब ये भी कैसे हुए, एडजेसेंट एंगल हुए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसका मतलब क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का, इसमें भी क्या होगा हमारे पास, अगर दो एंगल का सम, वो भी कैसे, देखिए सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट, आई होप वीडियो ब्लर ना हो, ठीक है जी। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने 180 डिग्री दो एंगल का सम, ये तो आपने पीछे सप्लीमेंट्री बताया था, ठीक है। नोट्स बना रहे हो ना साथ के साथ, आप कहोगे कि पीछे तो मैम आपने सप्लीमेंट्री बताया था। एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सप्लीमेंट्री में जो हमारे पास क्या थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, उनमें क्या होता है, वो जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो, एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। हो सकता है कोई एक दूसरा एंगल हो, एक ये एंगल है जो एक्स है, एक दूसरा एंगल है जो ये वाई है, हो सकता है एक्स और वाई इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बन रहा हो, तो ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। बट इन दोनों को हम लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। लीनियर पेयर में क्या आ रहा है, टू एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एडजेसेंट है तभी लीनियर पेयर है, वरना तो नहीं है, ठीक है। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर बनता है। अगर सप्लीमेंट्री में एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए जरा, सप्लीमेंट्री तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। लीनियर पेयर का एग्जांपल, लीनियर पेयर में हम क्या रखेंगे, इस तरीके से। और याद रखिए आपको पता है जैसे ही 180 डिग्री बनता है, पीछे हमने पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, तो 180 डिग्री हमेशा क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन ही बनाती है। आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे और साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो फिर आपको पता चलेगा 180 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो हम उसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। या तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखिए क्योंकि इनमें दो एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा, या फिर हम क्या रख सकते हैं, इसे डायरेक्ट स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं अगर एक ही एंगल है तो हमारे पास, ठीक है। दो एंगल का सम, वो भी एडजेसेंट है तो लीनियर पेयर, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप दोनों में कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी किस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो हमारे पास देखिए जरा, दैट इज वाई एंड दिस इज कंप्लीट जेड, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर y प्लस जेड इक्वल टू 180। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लीनियर पेयर का, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ये देखिए जरा, पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी मीट अप नहीं होती हैं, जिनके बीच के डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, ठीक है। ये देखिए अगर आप इसे आगे कितना ही एक्सपेंड कर लीजिए, इस साइड भी, दोनों साइड आप इन दोनों लाइंस को कितना ही एक्सपेंड कीजिए, कभी नहीं मीट होंगी, नेवर मीट। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये हमारी कैसी हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। चलिए जी अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कैसी होती हैं। ये देखिए जरा, वो लाइंस जो आपस में क्या करें, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करें, एक पॉइंट पर, वन पॉइंट, ठीक है।
ठीक है। अगर या फिर हम लिखें कटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, अगर किसी सिंगल पॉइंट पर कट करती हैं, 2 लाइन 3 लाइंस जितनी भी हो, ठीक है, बट मिनिमम तो 2 लाइंस होनी ही चाहिए। तो ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी ही बनेंगी। चलिए जी, अब देखिए जरा, ये तो हमें पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर हम कहें कि एक और लाइन मान लीजिए मैंने इस तरीके से बनाई, ठीक है, तो क्या ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी? जी नहीं। अगर मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया एल और इस लाइन को हमने नाम दे दिया एम और ये हो गई एन, एल और एम दोनों इंटरसेक्टिंग है बट एन इंटरसेक्टिंग नहीं है। अगर मैं इस एन को इस साइड दोबारा एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब एल एम और एन तीनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये चीज याद रखिएगा कि कौन सी इंटरसेक्टिंग है और कौन सी नहीं है। ठीक है, एक और चीज देखिए, फिर से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन को यहां पर एक लाइन ने कट कर दिया, ये लाइन एन है, इस लाइन का नाम एम है। क्या ये एल एम इंटरसेक्टिंग है? जी नहीं, एल एम अभी तक इंटरसेक्टिंग नहीं है। जब तक इंटरसेक्ट करके उसे क्रॉस नहीं कर देती तब तक वो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। अब एल एम कैसी हो गई? अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ठीक है, ये चीज डायग्राम पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे डायग्राम्स में ही क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, चलिए जी, अब हम पढ़ रहे थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन में। मान लीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जरूरी नहीं बीच से कट करे, कहीं से भी कट कर सकती है। इस लाइन का नाम हमने दे दिया एल और ये हो गई एम। तो अगर ये, पहले फोकस कर लेते हैं, अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने कहा कौन कौन से होंगे, देखिए जरा, इस तरफ से ये वाला और इसके अपोजिट में कौन सा है, देखिए इसके एडजेसेंट में तो ये होगा क्योंकि हमें पता है ये कॉमन आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट ओ है हमारा तो ये वाली भी कॉमन है तो ये भी एडजेसेंट है। तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा हुआ, इस एंगल को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए, इस वाली लाइन को अगर हम यहां एक्सपेंड करें और इसे यहां करें तो इसके बीच में, और यहां पर इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इन एंगल को क्या कहा जाता है, 1 2। इन एंगल यहां लिखते हैं एंगल 1 कॉमा एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली क्यों है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन की वजह से, वैसे भी अपोजिट हो सकते हैं बट ये वर्टिकली क्यों है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन की वजह से बने हुए हैं। ठीक है, और एक आगे आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इट मीन्स हम क्या कहेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हर कंडीशन में इक्वल होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए एल और ये वाली लाइन है, जो इस लाइन का एक डायग्राम बनाते, यहां से यहां गए और यहां से यहां वापस आ गए, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, इस एंगल को नाम दिया 3। अब देखिए 3 के अपोजिट में अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस वाली आर्म से, इस वाली आर्म से यहां गए और देखिए लाइन कहाँ एक्सपेंड हो रही है, आगे की साइड। ठीक है, इसका मतलब एक तो ये वाली आर्म, दूसरी अब एम से जाइए, एम से एक ये वाली आर्म, इन दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल 4, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए कौन से नहीं होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप ये थ्योरी आपको काफी लंबी लग रही होगी बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, देखिए जरा, मान लीजिए एक लाइन हमने बनाई इस तरीके से, एक लाइन बना दी इस तरीके से, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहां से यहां ड्रॉ करी। ये इस पॉइंट पर ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है। अब देखिए जरा, इस एंगल को नाम दिया 1, इसे नाम दिया 2, इसे नाम दिया 3, इसे नेम कर देते हैं 4 एंड दिस वन इज एंगल 5। अब आप मुझे बता सकते हैं इन पांचों एंगल में से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे और वो इक्वल भी होंगे, याद रखिएगा। कैसे पता चलेगा मुझे, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले 1 का देखते हैं, क्या एंगल 1 के कोई वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है।
तो एंगल 1 किस आर्म से बनी हुई है, ये इस वाली आर्म से, तो यहां से यहां गए डायग्राम में, और इसे बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाइए तो ये वाली आर्म है, ठीक है। अब देखिए जरा दूसरा एंगल ये है यहां पर, तो इसका मतलब इस वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, इस वाली लाइन को वर्टेक्स से क्रॉस करते हुए कहां ले जा रहे हैं, यहां लेकर गए हैं। इसका मतलब इन दोनों आर्म्स के बीच में बताइए कौन सा एंगल बना हुआ है, दैट इज एंगल नंबर 4। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 जस्ट बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहां हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चीज मैं इसलिए यहां समझा रही हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 1 और 4 हो गया। 1 के बाद चलते हैं 2 एंगल पर। 2 एंगल किस किस वजह से बना हुआ है, ये बना हुआ है इस वाली आर्म की वजह से, दिस वन, ये यहां से यहां जा रही है, और देखिए जरा आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली आर्म है। दूसरी कौन सी है, देखिए यहां तक गया हुआ एंगल 2, इट मीन्स इस वाली आर्म को देखिए जरा, और ये तो यहीं खत्म हो गई, आगे तो एक्सपेंड की नहीं है। इसका मतलब एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट में कोई नहीं है, ठीक है। तो एंगल 2 किसी के भी साथ वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब एंगल 3 को देखते हैं। एंगल 3 बना हुआ है यहां से इस आर्म से लेकर यहां तक, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए इस आर्म को हमने जैसे वर्टेक्स से क्रॉस करना चाहा तो वहां एंगल बना ही नहीं है, तो इसका मतलब इस 3 के भी अपोजिट में कोई नहीं होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा। एंगल 4 का हम कर चुके हैं 1। अब 5 के इक्वल देखते हैं, अब पता चलेगा आप लोगों को कैसे क्या होता है वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए जरा 5 बना हुआ है इस वाली रे और इसके बीच में, चलिए जी इसे आगे एक्सपेंड करते हैं, यहां से स्टार्ट होकर ये इस तरीके से गई। इसका मतलब एक तो ये वाली रे है और दूसरी कौन सी है 5 की, ये वाली, यहां से ऐसे जाते 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 ये वाली। इसका मतलब इन दोनों रेज के बीच में कौन सा एंगल है, 2 भी है और 3 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो 5 होगा वर्टिकली अपोजिट होगा किसके, दोनों के, ना सिर्फ 2 के, गलत, या फिर एंगल 5 इक्वल भी नहीं होगा एंगल 3 के, बल्कि दोनों के इक्वल होगा। और दोनों के इक्वल कैसे लिखेंगे, दैट इज एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। यहां हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है ताकि क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए जी अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। हमारी यहाँ पर थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट होती है और ये कंसेप्ट्स अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बार बार समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 6.1, वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।